इतनी शालीनता, गंभीरता, बातों की गहराई, सीरियसनेस हाँ हाँ। कहाँ से लाते हो? पुराने जमाने में डकैत होते थे, डकैती डालते थे। इस जमाने में बकैत हैं जो बकैती डालते हैं। एक्चुअली क्या है मनीष भाई, मेरे वही दोस्त बनते हैं जो मेरे जैसे होते हैं। तो ये गुण जो है ना, मैंने आपसे सीखा है। भारत के बाहर लगभग कितने देशों में आपने परफॉर्म किया होगा? मैंने 23 देशों में गिनता हूँ, मैं लगभग वाला मामला ही नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये कविता जब मैंने लिखी ना, तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये इतनी फेमस होगी। कि मैं दुबई में जब पहली बार इस कविता को मैंने परफॉर्म किया, पूरा हॉल खचाखच भरा था। शेख राशिद ऑडिटोरियम, जगह नहीं थी वहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, तिल भर जगह नहीं थी। और अगले दिन जब मैं दुबई में समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो कई लोग मेरे पीछे इस कविता को गाते हुए आ रहे थे। जैसे आपने लिखा एक धरती पुत्र बिहारी हूँ, वो एक बहुत सीरियस नोट पे किसी के सम्मान के लिए लिखी गई कविता जी है। जी। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। अभी मुझे घड़ा खरीदना था, तो बड़ा मजा आया। तो उसने कहा कि भाई कितना बड़ा घड़ा चाहिए, तो मैंने उसे अपना पेट दिखाया। अच्छा, अगर आपको किसी फिल्म में कोई रोल करने का मौका मिले, तो किस फिल्म का कौन सा रोल आप करना चाहोगे? वो आपने फिल्म देखी है नागिन? हम्म। उसमें मैं नाग बनना चाहूंगा। हाय, मैं हूं मनीष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने शो द मिशमैश पर। आज के एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसे कलाकार जिन्होंने साहित्य और समाज को एक ही स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिनकी कविताएं सिर्फ पंक्तियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो जनता के दिल से निकलती हैं और व्यवस्था के कान तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ कवि नहीं है, एक जज्बा है जिनकी कविताएं कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं और कभी सिस्टम से टकरा भी जाती हैं। साहित्य के मंच से लेकर टीवी के सटायर शोज तक और देश के हर कोने में होती हुई उनकी गूंज पहुंचती है और उनका नाम है शंभू शिखर। आज हम बात करेंगे माइक्स के पीछे की उन कहानियों की जिनके बारे में शायद आप अनजान हैं। आपने हमेशा शंभू शिखर को हंसाते हुए देखा है, शंभू शिखर को कविताएं सुनाते हुए देखा है, लेकिन आज हम उस शंभू शिखर से मिलने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में शायद उनके चाहने वाले और उनके फैन भी नावाकिफ हैं। तो स्वागत है कविराज शंभू शिखर जी, धरती पुत्र बिहारी। जी धन्यवाद। ये कविता आपकी वाकई ना शंभू भैया बहुत शानदार है। इसके पीछे की लंबी कहानी है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन हम सुनेंगे बहुत एक बार लंबी, इसलिए रहने ही दो। मैं एक बात और बीच में बता देता हूँ कि जो लोग इस पॉडकास्ट का और सिर्फ ऑडियो वर्जन सुन रहे हैं, उनको बता दूं शंभू भैया एक शानदार कवि हैं, शानदार लेखक हैं, और जितना शानदार ये लिखते हैं उतने शानदार ये दिखते भी हैं। इनका रंग रूप एकदम गोरा चिट्टा है, छोटे बाल, लंबा कद। वीडियो देखने वालों को सब पता चल ही जाएगा, ऑडियो वाले के सामने तारीफ कर देता हूँ, हाँ, है ना। वीडियो वालों को ये बता दो कि मैं क्रीम की जगह शू शाइनर यूज करता हूँ। अच्छा शंभू भैया, हाँ, दिल्ली कैसे आना हुआ? आप बिहार में छोटे से एक्चुअली गांव क्या के रहने था वाले। कि बिहार में शराब बंद हो गई थी, तो मेरा जी नहीं लगता था, तो मैं दिल्ली आ गया। रहते कहाँ हो फिर? रहता तो मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन अब मेरा दिल्ली में भी मन नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में पहले एक के ऊपर एक फ्री थी। अब जो फ्री देता था वो बेचारा रहा नहीं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं वापस बिहार चला जाऊँ, क्योंकि मुझे पता लगा कि वहाँ पे भगवान और शराब एक जैसे हैं। अच्छा। हर जगह है, बस दिखते नहीं है। ओहो हो। अच्छा, इतनी शालीनता, गंभीरता, बातों की गहराई, सीरियसनेस हाँ हाँ। कहाँ से लाते हो? पुराने जमाने में डकैत होते थे, डकैती डालते थे। इस जमाने में बकैत हैं जो बकैती डालते हैं। एक्चुअली क्या है मनीष भाई, मेरे वही दोस्त बनते हैं जो मेरे जैसे होते हैं। तो ये गुण जो है ना, मैंने आपसे सीखा है। हाँ। चलिए मजाक से आगे चलते हैं शंभू भैया। नहीं नहीं, मजाक से आगे मत जाना, मेरे को यही आता है। कैसा था वो टाइम जब आप दिल्ली आए, सॉरी, कॉलेज में पढ़े और पहली बार आप किसी स्टेज पे गए, वहां का कुछ शेयर कीजिए थोड़ा सा पहले। मैं जब पहली बार स्टेज पे गया तो मुझे याद ही नहीं है।
सच्ची में याद नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी, इतनी पुरानी बातें कौन याद रखे। पहली बार कहाँ गया था मैं, ठीक से याद नहीं। स्कूल टाइम पे एक कवि सम्मेलन में मैंने कविता सुनाते हुए किसी को सुना था। तो जब कविता सुना रहे थे वो, तब तक मैं उनको जानता नहीं था। बाद में जब हमारे टीचर उनको विदा करने लगे तो उनको लिफाफा दिया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 1 घंटे माइक पे खड़े रहे, बाद में लिफाफा मिला, तो मैं कवि बन गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शंभू भैया को लिफाफे लेने का बहुत शौक है। ये मेरी शादी में आए थे, जितने लोग मुझे देने वाले थे उनके हाथ से भी लेके खुद ही चले गए थे। वो एक्चुअली इसने मुझे काउंटर पे बैठा रखा था कि लोग नेक देंगे तो तुम नाम लिखते रहना। तो इसलिए ऐसा हुआ था, ये हुआ था, लेकिन कारण दूसरा था। शंभू भैया, आपकी कविता बहुत फेमस हुई, हाँ। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, और मैं पर्सनली उस कविता का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। क्या कहानी थी, और इसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं? बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और कहानी इसकी तो बस इतना भर समझ लो कि मैं बिहार से दिल्ली आया था और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया था, और बिहारी शब्द को मैंने बहुत तरह से ताने के रूप में, टॉन्ट के रूप में सुना। तो दिमाग में ये रहता था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिसमें मैं दुनिया को ये बता सकूं कि मैं बिहारी हूँ और बिहार क्या है। तो वो कविता मतलब माँ सरस्वती ने मुझसे लिखवाई और पूरी दुनिया ने उसे बहुत प्यार दिया। और मैं एक हास्य का कवि हूँ, लोगों को हंसाता हूँ। दरअसल हमारे पास जो होता है ना, हम वही बांटते हैं। तो मेरे भीतर हास्य था तो मैं लोगों को बांटता हूँ। लेकिन ये जो धरतीपुत्र बिहारी जिसकी आप बातें कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल कविता उस बिहार के हर व्यक्ति की कविता है जिसके भीतर उसका गांव बसता है, जिसके भीतर मिट्टी की सुगंध है, जिसके भीतर अपने माता पिता से प्यार है। मैं ऑफिशियली एक बात आपको बता सकता हूँ, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। दुनिया के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सबसे कम आपको वृद्धाश्रम, सबसे कम अनाथालय आपको बिहार में मिलेंगे। बल्कि गांव में चले जाओ तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और मैंने एक सर्वे पढ़ा था, पिछले 10 साल हो गए सर्वे पढ़े हुए, कि दुनिया में सबसे कम आत्महत्या भी बिहारी करते हैं। और जबकि हम बिहार को बहुत ही गरीब, पिछड़ा हुआ, एक बहुत ही नीचे रह गया, विकास के सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाने वाले स्टेट के रूप में जानते हैं। लेकिन बिहार के लोगों के भीतर, वो चाहे बाढ़ से डूब जाएं वहाँ के किसान, चाहे वो सूखे में जल जाएं, लेकिन वो बाकी किसानों की तरह आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि हम तो जीवन दाता हैं, लोगों को जीवन देने वाले लोग हैं। तो मैंने उस कविता में कुछ कुछ ऐसा लिखा जो, जैसे देखो अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे जो है उसमें फिर से टॉप 20 में 3 तो बिहार के ही हैं, और रिजल्ट में इतने सारे बिहारी हैं। तो मैंने उसमें लिखा, हम सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में आप कभी नोएडा आइए, तो नोएडा का सेक्टर 16 ये जो है ना, यहाँ पे आपको इतने बिहारी मिलेंगे जितने बिहार में नहीं है। हाँ, उसमें हमारी गलती नहीं है। एक्चुअली दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के जो लोग हैं ना, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन करते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आजकल बहुत चलता है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इसलिए सारे बिहारी जो हैं ट्रेनों में भर भर के यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही आए, और यहाँ पर तो मैंने उस कविता में लिखा कि हम सबसे ज़्यादा पत्रकार और सबसे ज़्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज़्यादा और आईईएस सबसे ज़्यादा हैं, हम भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरतीपुत्र बिहारी हैं। तो बहुत बड़ी कविता है। एक और कविता है आपकी, जो कविता सुनी नहीं लोगों ने, लेकिन वो लाइनें सबने सुनी है। चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं। हाँ। सिर्फ आप बहुत शानदार चुटकुले, वन लाइनर सुनाते हैं, उनके बीच में लाइन आती है, चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं। हाँ। जबकि मैंने सुनी है आपके मुंह से 1-2 बार, वो आपने कविता भी लिखी है। अब कविता ही थी तो वो। वो कविता सुनाइए। एक्चुअली क्या था कि वो कविता पे ताली कम बजती थी, चुटकुले पे ज़्यादा बजते थे। तो मैंने उसमें कविता का पोर्शन कम कर दिया, चुटकुले बढ़ा दिए। थोड़ा दिमाग से काम लेता हूँ, तुम भी लिया करो। अगर है ही नहीं, 2-4 लाइनें। देखो क्या है कि काम लेना शुरू करोगे तो होगा भी। हम बचपन से थोड़ी डिग्री लेकर के पैदा होते हैं, पढ़ते हैं तब डिग्री आती है। तो दिमाग आएगा, काम लेना शुरू करोगे तब। ये चीनी को जमा करके गन्ना से बना दूं, तुम उसके वहीं पे दम क्यों अटके हो? यही तो खासियत है मुझे चीनी। उसकी वो 2 लाइनें सुननी है। वो दरअसल क्या था कि चीनी को जमा करके गन्ना बना, तो ये उल्टी प्रक्रिया है। मतलब हम अक्सर गन्ने से चीनी बनाते हैं, उसको पेरते हैं, गुड़ बनता है, फिर उसका कुछ कुछ केमिकल डालते हैं।
फिर वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म आखिरी प्रोडक्ट जो है उसका वो चीनी के रूप में हमारे पास आता है। उन दिनों देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था। मैं कानपुर से आ रहा था और मेरी सेकंड एसी राजधानी में, मेरी राजधानी बताना पड़ता है नहीं तो लोगों को लगेगा हाँ, कि वो कहीं आपको एनी में आ गया हो। नहीं, आपको देख के जनरल भी समझ सकता है। हाँ, नहीं मुझे देख के तो लगेगा कि इसको घुसने कौन देगा प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कुली जो है वो ट्रेन तक रहता है, अंदर डब्बे में यात्रा नहीं करता। तो इसीलिए मैं तो दुनिया के गम का बोझ उठाता हूँ ना। आपकी गंभीरता का कायल हूं मैं। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे देखो होता है क्या। अभी तो अपना पॉडकास्ट शुरू हुआ है। तो क्या हुआ जी कि मैं ट्रेन में आ रहा था। शुक्र करो मैंने फर्स्ट एसी नहीं बताया, नहीं तो कई बार तो मेरी ट्रेन ना एयरपोर्ट पर आई है। तो मैं उसमें आ रहा था सेकंड एसी में, कंफर्म टिकट थी। तो उसमें मैंने देखा कि अचानक से कानपुर में बहुत सारे लोग चढ़ गए जिनके पास टिकट नहीं था, और ऊपर टोपी लगा रखा था, मैं भी अन्ना, सारे अन्ना। और वो टिकट चेकर आए तो उन्होंने कहा कि हम तो आंदोलन में जा रहे हैं, ईमानदारी के आंदोलन में जा रहे हैं, और टिकट किसी के पास नहीं था। तो मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, लड़ने जा रहे हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार से शुरुआत हो रही है। हाँ, और भ्रष्टाचार करके जा रहे हैं। तब मेरी पहली लाइन वहां से आई थी कि ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, ये ऐसा ही है जैसे चीनी को जमा करके वापस गन्ना बना दो। अब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो मैंने फिर इसको पूरा किया। पहली लाइन वहीं से आई थी, कानपुर से दिल्ली आते हुए, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अब मैंने इसमें राइम जोड़ा कि अब चीजें जो है घटनी चाहिए, तो हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। हीरा कीमती अपनी धुन होता में है। सुनाइए जरा, जैसे आप सुनाते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या हुआ कि मैं तो बहुत ही शानदार स्टूडेंट था। क्लास में अध्यापक आए, अच्छा इसको तो कविता सुनानी है ना, मुझे आदत है उसको ऐसी करने की। नहीं नहीं, आप जैसे सुनाना चाहे वैसे नहीं सुनाइए। नहीं, तो क्या हुआ कि जी हिंदी के अध्यापक ने पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। तो मैंने बताया जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, और जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हाँ कि चीनी को जमा, मेरे तो पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। ऐसा करके दिखाना पड़ता है तभी लगता है नागिन डांस कर रही, नहीं तो मेरे को देख के लोगों को लगेगा नाग डांस कर रहा है। तो नागिन बनने के लिए ऐसा मैंने सर पे ताज लिया है। तो मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। तो हिंदी के अध्यापक ने पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, वो गणित वाला आ गया, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये कविता जब मैंने लिखी ना तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतनी फेमस होगी। और इसकी एक स्टोरी है कि मैं दुबई में जब पहली बार इस कविता को मैंने परफॉर्म किया, पूरा हॉल खचाखच भरा था, शेख राशिद ऑडिटोरियम, जगह नहीं थी वहाँ पे, जिसे कहते हैं ना तिल भर जगह नहीं थी। और अगले दिन जब मैं दुबई में समुद्र के किनारे टहल रहा था तो कई लोग मेरे पीछे इस कविता को गाते हुए आ रहे थे, चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं। और ये बिल्कुल अजीब सी बात थी, लोगों को लग रहा था है क्या। जिसने पूरा नहीं सुना तो मैं पूरा आज आपको पहली बार किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर सुना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दोस्तों को, जैसे मनीष ने बताया आपको कि इन्होंने 2 बार सुनी है, तो मनीष भाई को सुनाई है मैंने। सोशल प्लेटफॉर्म पर पहली बार सुना रहा हूं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए, तो 20 रुपए में अन्ना बन रहे थे। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा।
तब केजरीवाल छोटे थे, छोटे अन्ना। मीडियम सेलिब्रिटी। हाँ। बाद में वो बड़े हो गए, बड़े वाले क्या हो गए, बड़े वाले या? सेलिब्रिटी। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं देखो पॉलिटिक्स पे तो मैं बात नहीं करता, कविता ही करता हूँ। पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं करता। इस बार जो चुनाव हुआ ना दिल्ली में, तो बहुत कमाल हुआ। क्या? भाजपा वालों ने पोस्टर लगाइए कि जी लाइए मोदी सरकार, इस बार मौका दीजिए। कांग्रेस वालों ने जगह जगह पोस्टर लगाए कि राहुल गांधी को जिताइए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर पोस्टर लगाया, क्या? फिर आएंगे केजरीवाल। वाह। तो ये मतलब उसकी बात सच होने वाली है। अच्छा भैया, ये तो कविताएं और ये तो सब बहुत आपकी शानदार हैं ही। कभी गाने लिखने की कोशिश करी है फिल्मों के? शुक्र करो कि मुझे गाना नहीं आता और मैं लोगों पे कृपा करके नहीं गाता। नहीं, लिखने की कोशिश की है? कोशिश गीत? बहुत की है, और फिल्मों में तो कभी आया नहीं गाना। लोगों ने रख लिया, बाद में कहा कि बात करेंगे। हाँ, बाकी इधर उधर तो बहुत सारे, मतलब जिसे कहते हैं कि थीम सॉन्ग, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के, पार्टियों के लिए, रैलियों के लिए स्लोगन बहुत सारे लिखे हैं। तो कहाँ मतलब शंभू शिखर की कलम मात खा जाती है गीत लिखते टाइम? शब्दों की कमी या टेक्नोलॉजी की? करना नहीं रिमोट? चाहता। नहीं, रिमोट, घाघरा, ये सब भोजपुरी लिख नहीं पाते हो? टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं 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 नहीं, देखो या शब्दों रिमोट मात खा तो जाते हो? ऐसा कुछ नहीं है। हम कवि लोग हैं और हम रोज रिमोट एरिया में कवि सम्मेलन करने जाते हैं। नहीं, मैं भोजपुरी वाले गानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो भोजपुरी कोई डेवलप्ड जगह तो है नहीं, वो भी रिमोट इलाका है। अच्छा। वो एक्चुअली आप जो समझते हैं ना, हम्म। वो ऐसा नहीं है। आप रिमोट का मतलब, आप जो ये जो बड़े बड़े जगह पर जैसे ये एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट, ये रिमोट एरिया के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भाई उनको कुछ इंटरटेनमेंट हो, अच्छा। इसलिए वो सामूहिक रूप से जो है वो इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। रिमोट वो है, ये वाला रिमोट नहीं है ऐसा। अच्छा, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो रिमोट तो अब बहुत पुरानी चीज़ है। ये गाना मुझे लग रहा है कि 2 दशक पुराना होगा, 20 साल पुराना होगा। आप सोचिए बिहार के राइटर कितने जबरदस्त है। 20 साल पहले वो सोच लिए, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। लहंगा उठा दे रिमोट से, अभी तक, लेकिन ये होगा। मेरा मानना है कि कुछ टेक्नोलॉजी नहीं ऐसी नहीं, आपके आएगी। आपके प्रयास रंग लाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं इन सब चीज़ों में मैं प्रयास नहीं करता। मैं तो सीधा जो है फाइनल रिहर्सल वाला आदमी हूँ, मतलब वन कट शॉट। इतना नाम पा लिया, इतना फेम मिला, माँ सरस्वती की कृपा तो वाकई में है। आप लिखते बहुत शानदार हैं, सुनाते बहुत शानदार हैं। भारत के बाहर लगभग कितने देशों में आपने परफॉर्म किया होगा? मैंने 23 देशों में, गिनता हूँ मैं, लगभग वाला मामला ही नहीं है। 23 देशों में, और मेरी 37 विदेश की यात्रा हो चुकी है। कि जैसे दुबई में 3 बार चला गया, 4 बार 5 बार चला गया। अमेरिका में 3 बार अमेरिका चला गया। फिर उसके बाद बहरीन 2 बार चला गया। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में 37 टाइम्स मैं फ़ॉरेन जा चुका हूँ, नेपाल को छोड़ के। नेपाल भी गिन दूँ तो वो, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा दूर का मानता नहीं, और नेपाल में जाने में वो स्टैम्प भी नहीं लगता। तो हम किसी को बताएंगे कि हम 38 बार गए, तो कहेगा पासपोर्ट दिखाओ। अब वो स्टैम्प भी नहीं लगाया तो कैसे दिखाएंगे उसको। शंभू भैया के साथ एक कन्फ्यूज़न हो चुका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शंभू भैया कहीं जाते हैं तो लोग बोल देते हैं शंभू भैया को कि फ़ौरन चले जाओ। शंभू भैया समझते हैं फ़ौरन चले जाओ। तो इस चक्कर में 37-38 बार फ़ौरन चले गए हैं, लेकिन उन लोगों का मतलब कुछ और था। हाँ, उनका मतलब आपको दुबई अमेरिका भेजना नहीं था। वो जैसे सिर्फ आपसे फ़ौरन आ जाओ तो मैं, हाँ, तो आप अमेरिका जब पहुंच जहाँ जाते गया वो हो। फ़ौरन। अच्छा भैया, इतना ठीक कह रहे हो। इतना एक्सपीरियंस है, और आप, ये तो मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में लोग आपको प्यार करते हैं, पहचानते हैं। उनमें से एक मूर्ख मैं भी हूँ। हाँ, मूर्ख मैं लोगों का काम है प्यार मुझे करता हूँ आपको। पहचान। दिमाग वाले लोग मुझे पहचान ही नहीं सकते। कितनी बार ऐसा हुआ कवि सम्मेलन के बाद जहाँ स्टेज से कूद के जान बचा के भागना पड़ा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। आप किससे बचना चाहोगे? नहीं, लोग सुनने के हाँ, बाद लोग वही ना, किससे बचना चाहोगे? उन लोगों से जो आपको प्यार करते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या होगा? आप प्रोग्राम के बाद फोटो सेशन होता है। तो एक फोटो सेशन तो वो होता है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो अपनी फैमिली वगैरह को लेकर के आते हैं, तो उनके साथ वो फोटो खिंचवाते हैं। दूसरे वो जो आपको सुनने आते हैं,
तो आपके ऑर्गेनाइजर भी चाहते हैं ज़्यादातर टाइम कि आप उनसे ना मिलो, लेकिन अगर कोई 10-12-5 लोग आ जाएं, वो घेरा क्रॉस करके आ जाए, तो आपको उनके साथ फ़ोटो लेना चाहिए। फ़ोटो क्या, वो आपको प्यार करते हैं, आपको सुनते हैं, आप चाहते हो। एक किसी भी कलाकार का, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसका ये सपना होता है कि 2-4 लोग उसको एप्रिशिएट करें। और कोई आकर के पहले हस्ताक्षर लेते थे, अब तो हस्ताक्षर नहीं लेते, फ़ोटो लेते हैं। तो सेल्फी लेने के लिए लोग आते हैं, बहुत सारी जगह पे आते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता। मैं तो कॉलेज में जब पढ़ता था, तो मैं तो बस इतना सोचता था कि मुझे कहीं 10,000 की नौकरी अगर मिल जाए, तो मैं अपना घर, परिवार, ये वो सब ठीक कर दूँगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कभी। मुझे नौकरी नौकरी नहीं करने की लगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये लगी नहीं। नहीं लगी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहीं की ही नहीं मैंने नौकरी। मैंने मीडिया हाउस में इंटर्नशिप की, कई सारे मीडिया हाउस में, और मास कम्युनिकेशन की थोड़ी बहुत पढ़ाई की। लेकिन मेरे लगातार जो है ना शोज़ वगैरह इतने आने लग गए, कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते-आते मैं एक पेड पोएट बन चुका था। लोग पैसा दे के बुलाते थे और सुनते थे। ये आपने अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि मैं एक पेड पोएट बन चुका था। लोग मुझे पैसा दे के बुलाते थे, वरना मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को पैसे देते थे कि मुझे भी बुला लो। इतने थे ही नहीं, नहीं तो मैं तो दे भी देता। हाँ, हाँ, हाँ। आप बहुत अलग-अलग विधाओं में लिखते हैं। जैसे आपने लिखा एक धरती पुत्र बिहारी हूँ, वो एक बहुत सीरियस नोट पे किसी के सम्मान के लिए लिखी गई कविता जी, है जी। और वो पूरी कम्युनिटी को गर्व का एहसास कराती भी है। मैं खुद बिहारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस कविता को मैंने सौयों उस बार सुना कविता है। की देखो खासियत है, मैं राजस्थान गया, और राजस्थान में मैं किशनगढ़ के पास में एक जगह है, वहाँ पर मैं उसको परफॉर्म कर रहा था, एक कवि अपना कवि सम्मेलन। तो वहाँ पर कई लोग खड़े हुए और बोले, यार वो धरती पुत्र बिहारी वाली कविता सुनाओ। तो मैं शॉक्ड हुआ, बिल्कुल, मतलब पहली बार मैं मतलब शॉक्ड हुआ कि राजस्थान के लोग, जिसमें उन कविता का तो बिहार के लिए लिखी है, तो उसमें कोई ऐसा जिक्र भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी सुनना चाह रहे हैं। इवन बहुत सारे, आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हैं उस कविता के, जो जिनका बिहार से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, ना उनके फादर्स ना फोर फादर्स, हो सकता है उनकी कोई एक्स रही हो। वो धरती पुत्र बिहारी एक ऐसी कविता है जिसको बहुत प्यार किया लोगों ने, और उसके पीछे बस यही है कि किसी भी स्टेट के लिए जब आप लिखते हैं कुछ ऐसा, तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो, मतलब, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं, दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया इसको। नहीं, इन लाइनों का तो मैं कायल हूँ, लेकिन एक कवि के साथ बातचीत करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सुनना ही नहीं चाहता। मेरा सवाल कुछ और था। मैंने पहली लाइन बोली कि जैसे कभी, आपने लिखी धरती पुत्र हाँ, बिहारी तो हूँ, मेरा तो मन आपने डोल जाता है ना। इसी पे माइक ले लिया। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपने इतनी सीरियस कविता लिखी जिस पे बहुत से लोग गर्व करते हैं। फिर आपने ऐसी कविताएं लिखी जैसे आपने सुनाया कि चीनी से जमा करके गन्ना बना दूं। लोगों ने आपको हास्य कलाकार के तौर पे भी देखा। हाँ। आप बहुत मशहूर टीवी शोज में फाइनलिस्ट तक रहे। क्या आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? क्या आपके दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? आप लोगों को इतना हँसाते भी हैं, लेकिन बहुत गहरा और अच्छे उसमें लिखते भी हैं, जहाँ हास्य के अलावा भी। हाँ, तो मेरे जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस में क्या है कि पब्लिक आपके सामने होती है, माइक आपके हाथ में होता है, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं होना पड़ा कि मुझे सुनाने के लिए कभी भी चीप शब्दों का, गाली गलौज का, या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जो कि सामने वाला परिवार के साथ ना सुन सके। और मुझे लगता है कि मेरे सफलता में जो भी थोड़ी बहुत मिली है, और मैं जिससे बहुत संतुष्ट हूँ, तो उसमें मेरे भाषा के चयन पर बहुत बड़ा उसका एक कारण है कि मैं कभी भी बोलते हुए मेरे दिमाग में स्क्रू ढीला नहीं होता, और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोल देता कि सुनने वाले को शर्म आए कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और मैं इसको सुन रहा हूँ। तो एक तो ये, दूसरा जो मेरे लिए सबसे मज़ेदार है वो क्या है कि मैं कभी कभी, अक्सर तो नहीं, कभी कभी ई रिक्शा में बैठता हूँ, और ई रिक्शा में अकेले हायर कर, उससे पूछता हूँ भाई कितने लोग बैठाते हो, तो बोलेगा जी 4 लोग पीछे, एक आगे, 5 लोग। फलानी जगह जाने का एक जने का कितना लेते हो? बोले 20 रुपया। तो चलो ये 100 रुपया हायर कर लिया, वहाँ तक चलो, और आगे बैठ जाता हूँ उसके साथ, और फिर उसको जो है ना बात करके थोड़ी थोड़ी हंसाने की कोशिश करता हूँ
कभी ई रिक्शा वाला हो गया, कभी सब्जी वाला, गार्ड वाला। मेरी सोसाइटी में जितने भी गार्ड हैं वो सब बड़े प्रसन्न और खुश रहते हैं। और मुझे इसमें जो आनंद आता है ना, वो एक्चुअली मेरा आनंद है। आप जो मुझे सुनते हैं, जो दर्शक मुझे सुनते हैं, देश दुनिया भर में सुनते हैं लोग, वो आपका आनंद है। आपके चेहरे पर जो मैं हंसी देखता हूँ वो मेरा आनंद है। और फिर वो लोग जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइम के कारण भी और अपने पैसों के कारण भी, तो उन लोगों की हंसी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो वो जो कोई गार्ड है, कोई ड्राइवर है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो मैं इसीलिए सब्जियां खरीदने खुद जाता हूँ। अभी मुझे घड़ा खरीदना था तो बड़ा मज़ा आया। तो उसने कहा कि भाई कितना बड़ा घड़ा चाहिए, तो मैंने उसे अपना पेट दिखाया। मैंने कहा देखो इतना बड़ा तो तो आपके घर में 2 घड़े हैं। 2 घड़े हैं। तो 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 इसलिए जो है ना, क्या है कि दो दो घड़े हैं, एक वो एक जो मैं लाया। तो खैर, तो ऐसे ना वो बड़ा हंसा वो। तो उसके चेहरे पे जो मैंने हंसी देखी ना, तो मुझे लगा कि यार ये सार्थक हो गया। मैं सब्जी वाला मेरा फिक्स है, दूसरे सब्जी वाले से लाता नहीं। लेकिन अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक और सब्जी वाला ऐड हो गया। देखो, जिन लोगों के पास में ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने कहीं सुना था कि भाई खुश रहना बहुत सस्ता है, खुश दिखाना बहुत महंगा है। आप खुश हैं, ये दिखाने में आप बिक जाएंगे, और आप खुश हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कई सारी अफवाहें भी आपके बारे में उड़ती रहती हैं। हकीकत ही होगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या पूछोगे, ऐसे लेकिन आपसे हकीकत ही मैं होगी। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को कोरोना हुआ था। हाँ, मुझे भी हुआ था। 5 वेरिएंट हुए। लोग डर के मारे भाग रहे थे, भागो कोरोना हुआ। हाँ फिर एक दिन कोरोना भाग गया, बोले भागो शंभू हुआ। ये हाँ, सही है? सच बात है, बिल्कुल सच बात है। ये सच है? अच्छा, अगर आपको किसी फिल्म में कोई रोल करने का मौका मिले, तो किस फिल्म का कौन सा रोल आप करना चाहोगे? वो आपने फिल्म देखी है नागिन? उसमें मैं नाग बनना चाहूंगा। वो शुरू में ही मर जाता है, ज्यादा लंबा रोल अपन को नहीं चाहिए। ये कारण है और कोई नहीं। क्यों भाई, ठीक कारण है ना? लोग ऐसे मुंह लटका के बैठे जैसे इन्होंने सावन में नाग नागिन देख लिया। ये आपसे इतनी सीरियस बातों की उम्मीद नहीं करते असलियत में। अच्छा अच्छा। तो शंभू भैया, इतने सारे मंचों पे परफॉर्म करने के बाद कोई एक ऐसी घटना बताइए जो आपको ताउम्र याद हो और याद रहे, कुछ फनी मोमेंट। बहुत सारे हैं, मतलब वैसे मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता इवेंट्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब फ़नी भी है, और बहुत सारी ऐसी है जो दिल को छू लेती है। जैसे एक दिल को छू लेने वाला मेरे व्हाट्सएप पर उसका मैसेज पड़ा हुआ है पूरा। मैं एक प्रोग्राम करने गया था हज़ारीबाग। हज़ारीबाग जब मैं प्रोग्राम करके वापस आया, तो मेरे को एक मेरे मित्र ने एक मैसेज भेजा लंबा चौड़ा और व्हाट्सएप पर। उसने उसमें लिखा कि आज आपको सुनने के लिए एक महिला आई थी, और उसने मुझे बताया कि मैंने उसको बताया कि मैं आपका मित्र हूँ, तो उसने बताया कि मैं आपको ये संदेश भेज दूँ कि उसके हस्बैंड कोरोना में एक्सपायर हो गए, और उसके पास में 3 बच्चे थे उनके, और वो अकेली थी, और उसके जीवन में उसको ऐसा चल रहा था कि वो सुसाइड कर ले बच्चों के साथ। अचानक से एक दिन उसने मेरा कोई रील देखा और पहली बार वो हंसी, और उसके बाद उसने वो विचार त्याग दिया, और उसके बाद वो फेसबुक पर मेरी फॉलोवर बन गई, और वो मेरे सारे वीडियो देखती है, सारी चीज़ों पे वो लाइक कमेंट करती है। और उसने बताया कि वो आज तुमको देखने आई थी वहाँ पे, और उसने तुम्हें धन्यवाद का मैसेज मुझे कहा कि उनको कर देना कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन हमारी जितने भी इवेंट होते हैं ना, वो किसी न किसी को प्रभावित करते हैं। फनी मूवमेंट में तो एक कमाल हुआ, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक आदमी आया, अरे सर क्या बात है, पहचाना मुझे? तो मुझे लगा यार कोई होगा, रिलेटिव होगा, कोई दोस्त होगा पुराना, कुछ होगा। तो मैंने कहा यार नहीं पहचाना, कैसी बात करते हो, मैं रोज़ तो आपको टीवी पे देखता हूँ।
तो मैंने कहा "हाँ यार गलती हो गई, वो क्या है ना बहुत सारे लोग टीवी पे देखते हैं तो मैं सबको पहचान नहीं पाता, भीड़ रहती है, अब से ध्यान रखूंगा, अब तुम्हें पहचान जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट, बड़े कमाल कमाल के मूवमेंट होते हैं। जैसे मैं एक दिन शुरू किया यही कविता, चीनी को जमा करके गन्ना बना दूं, तो एक श्रोता खड़ा होकर बोला हम बीड़ी पी के आ रहे हैं तब तक तुम्हारा चीनी बनता रहेगा। होशंगाबाद की होशंगाबाद की घटना थी। तो ऐसे भी बहुत सारा कुछ होता रहता है। एक दिन पटना में मैं सुना रहा था, सुना कर के आया तो 4 लोग बड़े गुस्से में आए, आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्या किया, आपने चीनी को जमा करके सुनाया ही नहीं। मैंने कहा यार सुनाओ तो दिक्कत, ना सुनाओ तो दिक्कत। लेकिन लोगों की दीवानगी है, ये बात तो है। और वो दीवानगी क्या है कि सरल चीजें जो है ना अक्सर लोगों को प्रभावित करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप बस अपने जैसे बने रहो तो लोग आपसे जुड़ते बेस्ट है। रहते हैं। अच्छा भैया, जैसे ये भी अफवाह है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव वानिया हकीकत है। नहीं, उसमें चुनाव लड़ने जा रहे हो आप? यार अब मैं क्या कहूँ, डायलॉग तो पुराना है लेकिन बहुत फिट बैठता है। अपन तो प्यार से जीते हुए लोग हैं, लड़के क्या करेंगे। वाह। अच्छा चलिए, एक हाइपोथेटिकल सवाल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं आता है, हाँ मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा। स्क्रिप्ट में Yes. रट रखा था। हाँ बताओ। अगर मौका दे, जनता तो क्या ही देगी, भगवान ही देगा जो देगा आपको वो मौका। तो मौका से दोस्त ने मुझे बोला, बोला मौका लगे तो शादी कर ले। तो मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। खैर तुम बताओ कौन सा मौका। अगर भगवान आपको मौका दे हाँ और प्रधानमंत्री बना दे एक दिन के लिए, हाँ, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? मैं वापस मोदी जी को दे दूंगा, तुम ही संभालो। मैं इन चीजों में कौन पड़े। अपना काम है भाई साहब। बड़ा देखो प्रधानमंत्री, एक बात समझो, सबको अपने अपने जैसा सब बनाने में लगे हैं कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मेरे जैसे हो जाओ, तुम मुझे समझ नहीं सकते। उनको उनके उनके जैसा मैं बनाने में लगा हूं। तुम जैसे हो मुझे वैसी स्वीकार है। तो मुझे कुछ ऐसा प्रधानमंत्री, अगर सच में अगर मुझे मान लो कि आपने एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया, तो मैं यही करूंगा कि जो प्रधानमंत्री है उसे वापस से, मेरी खुशी होगी मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरा पेंशन चालू हो जाएगा। बस बहुत है इतना। अच्छा, आपके हिसाब से दो दो अच्छाइयाँ जो आप मोदी जी में देखते हो और दो अच्छाइयाँ जो आप राहुल जी में देखते हो। देखो देश बहुत हंसी खुशी से चल रहा है। राहुल जी बोलते हैं हंसी आती है, मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है। खैर, दो अच्छाइयाँ जो मैं मोदी जी में देखता हूँ कि बहुत स्पष्ट रूप से वो कह देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, और कुछ दिनों में वो ऐसा कर देते हैं। मतलब कुछ भी काम जिसे कहते हैं ना कह के करना, तो मोदी जी बिल्कुल कह करके काम करते हैं। एक अच्छी बात यह है। और दूसरी अच्छाई जो मुझे लगती है कि उनकी, हो सकता है डिसीजन गलत हो जाते हों, उसके परिणाम गलत हो जाते हों, लेकिन मोदी जी की नीयत में मुझे कोई खोट नज़र नहीं आता। राहुल जी की अच्छाई अगर बात कर लें, भाई साहब वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारे युवाओं को सीखना चाहिए। और ये सीखना चाहिए कि प्रयास करते रहो, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। वो आदमी निरंतर प्रयास करता रहता है। और दूसरी खूबी यह है कि इतने सारे अपशब्द सुनने के बावजूद मैंने कभी राहुल जी को जो है उस पर गंदा रिएक्ट करते हुए नहीं देखा, झिलमिलाते नहीं देखा, तिलमिलाते नहीं देखा। ये उनकी अच्छाई है और इससे हम सबको सीखना चाहिए। मोदी जी की अच्छाई अपनी जगह है, राहुल जी की अच्छाई अपनी जगह है। राहुल की अच्छाई है, अच्छाई ये है कि आप, कितने लोग हंसते हैं राहुल पर, सही बात। चुटकुले बनते हैं, जोक्स बनते हैं। आलू से सोना हम सब जानते हैं, एडिटेड वीडियो है, 15 लाख, वो भी एडिटेड है, सब जानते हैं। लेकिन कितने सारे लोग जो है वो बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा प्रेस के सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा, पर्सनली मिलिए आप, तो वो बहुत डिसेंट व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात करेगा, बहुत ढंग से। हो सकता है कि वो एक इस फील्ड के लिए ना हो, राजनीति के लिए वो व्यक्ति ना हो, लेकिन उसकी अच्छाई है। और दूसरी अच्छाई ये भी जो मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य के लिए चलते रहिए।
बहुत बढ़िया। कम से कम मेरे जैसे लोग ये तो कह सकेंगे कि आपने मेहनत की। ये राहुल की अच्छाई है। बहुत बढ़िया। हाँ। आप बिहार के रहने वाले हो। हम्म। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो द्व्यर्थीय गाने चलते हैं, इनके लिए आपकी क्या स्पेशल कमेंट है? दूसरा अर्थ बताओ। नहीं मतलब नहीं, द्विअर्थी में दो अर्थ होंगे। आप सीधे सीधे बात करते हैं भाई। तो हाँ, तो जिस अर्थ में गाने द्विअर्थ बनते हैं, है कहाँ? जिस अर्थ पे गाने बनते हैं उसकी बात करते हैं। हाँ तो आप खुद एक बिहारी हैं जी जी बिल्कुल। और भोजपुरी गानों का जो स्तर है, अरे मैं बड़ा बहुत ऊंचा स्तर है। जैसे मतलब क्या हुआ कि आप देखो, एक गाना है भोजपुरी का। तो मेरी एक मित्र मित्र तो है, रानीता, वो देखेगी उसको भी समझ आएगा। तो उसने मुझसे पूछा एक बार, वो नॉर्थ ईस्ट की है, इम्फाल की। तो रानीता ने मुझसे पूछा कि ये गाना भोजपुरी में बहुत चलता है, छलकत हमरी जवनिया, समथिंग लाइक दैट, ये क्या है इसका मतलब? छलकत हमरी जवनिया ए राजा, गाना सुने आप? हाँ, सुना है मैंने। गाना ऐसी है, छलकत हमरी जवनिया ए राजा जैसे कि बल्टी के पनिया। इसका अर्थ क्या है बताओ? अब उसको बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं आती, बोलती तो है टूटी फूटी। तो मैंने उसको अंग्रेजी में समझाया। गाना है छलकत हमरी जवनिया ए राजा जैसे कि बल्टी के पनिया, द लीगल एज ऑफ कास्टिंग माई वोट। अब मुझे जवानी की तो आ ही नहीं रही थी कि क्या बोलेंगे, तो थोड़ा घुमा के लिखा मैंने। द लीगल एज ऑफ कास्टिंग माई वोट इज ओवर फ्लोटिंग लाइक अ फुल बकेट ऑफ वाटर। कितना उच्च स्तर पर है भोजपुरी, अब सोचो आप। ये कंटेंट आपका 18 प्लस लोगों के लिए है, ओनली फॉर एडल्ट्स। हाँ, जिनके पास वोटर आई कार्ड है। वोटर आई कार्ड है। आधार कार्ड तो किसी का भी बन जाता है, हाँ। वोटर आई कार्ड। जी। पाकिस्तान पे अभी कुछ एयर स्ट्राइक किया हमारी हाँ, सेनाओं ने, हाँ हाँ। और सैल्यूट है हमारी सेनाओं को। पाकिस्तान की मौजूदा हालात पे हम्म। आपकी ऐसी कोई कविता जिसकी आप 2 लाइनें सुनाना चाहो पाकिस्तान के हालातों पे? देखो, पाकिस्तान की हालत ऐसी कि इस पे कविता भी नहीं हो सकती। क्योंकि मेरी इस पे कविता हास्य बहुत कविता ही हो महंगी सकती है, है। इस पे सिर्फ हास्य कविता हो सकती है, इसलिए मैंने पूछा कि कविता बहुत महंगी है, पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो खैर, अभी चल रहा है मामला, बहुत जोरदार है और पाकिस्तान बेचारा पिटा रहा है। तो पाकिस्तान पे जो आप पूछ रहे हो ना, देखो पाकिस्तान पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, बस मैं सोचता हूँ ये जो मोदी जी हैं, इनका तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा कैजुअल है। कैजुअली ठीक नहीं है। ये पहले धमका धमका के पाकिस्तान को दस्त लगवा देते हैं, फिर पानी बंद करवा देते हैं। अब आप सोच के देखो कि आपको नहीं मतलब किसी को दस्त लगा हो और पानी बंद हो जाए, और बाद में अमेरिका को बोल दे कि तुम टिश्यू भी मत दो। तो दरअसल पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। हम ना अपने इस पॉडकास्ट में एक सेगमेंट करते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक करते हो? जिसमें हम लोगों से, अरे यार हाँ करना चाहिए, ठीक करते हो। मैं भी आपके नॉर्मली कवि सम्मेलनों में आता हूँ, मैं भी आऊँगा और नीचे से बैठ के आपको बोलना मुश्किल करूँगा, भोंपुई लेके आऊँगा बजाने के लिए। तो तो मैं क्या करूंगा, मैं हूं ना। तो एक सेगमेंट है छोटा सा उल्टा पुल्टा, शुरू करते हैं। यहाँ आपको डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देने, जो मैं तो पूछ रहा सीधा हूँ। सीधा बोलता हूँ। हाँ, तुम्हें बिल्कुल। डिप्लोमेटिक लगता है। मैं डिप्लोमेट हाँ, क्या ठीक है। बोलूं? हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है, हम यहाँ आपको कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे, हाँ आपको उन्हीं सिचुएशन में जवाब देना है, ठीक। सवाल से भागना नहीं है। अगर आपको संसद में स्पीकर बना दिया जाए, क्या करेंगे आप? चुप रहूंगा। अगर आपको एक ऐसी सुपरनेचुरल पावर मिल जाए, या तो आप लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं या लोगों की गूगल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं क्या क्या सर्च करता है, तो किसका चेक करेंगे और क्या क्या? अपना। पहले दिमाग पढ़ूंगा, फिर गूगल हिस्ट्री चेक करूंगा। दरअसल हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है।
हम लोग दुनिया को जानने के चक्कर में खुद को ही नहीं जान पा रहे। तो अगर कोई ऐसी नेचुरल पावर भी मिल जाए, सुपर नेचुरल तो छोड़ो, तो मैं अपने साथ बिताना चाहूंगा। बाबा बनने वाला हूं मैं, क्या समझ रहे हो? कौन से? आसाराम या नहीं, राम राम रहीम? रहीम। अच्छा, अब आप जो हैं पूरा देश जानता है। अगर कोई मैसेज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं तो क्या होगा? हाँ, मैं एक मैसेज जो देना चाहूँगा पूरी दुनिया को, और बहुत ही गंभीर मैसेज है, वो ये है कि आप जो हैं और जैसे हैं, दुनिया में आपका कोई विकल्प ही नहीं है और आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप लोग मुझे देख रहे हैं और मनीष भाई के साथ देख रहे हैं। वो भले ही मुझे सेलिब्रिटी बता रहे हो, लेकिन जो लोग मनीष मिश्रा जी को जानते हैं उन्हें पता है कि मनीष मिश्रा कौन है। उनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है। उनके साथ बात करना, लोग मिलने के लिए, मैं बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल पाते उनसे। मिलना चाहते, करोड़ों रुपए दे के भी मिलना चाहते, मैं मिल रहा हूँ उनसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे हैं और जो हैं, बस उसको स्वीकार करिए। आपको क्या होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये आप तय करिए। ये दुनिया के पैरामीटर्स ना तय करें कि आपको कैसा होना है। आप कैसे हैं, और मैं पूरी दुनिया में, मनीष भाई, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ। जी भाई। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर्स हैं वो तो छोड़ दो। मेरे, मतलब मैं जिस ऑफिस में आया हूँ, मेरे बारे में मेरा एक मित्र है अशोक चारण, उसने एक बहुत बढ़िया बात कही। कोई खुद तारीफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसने कहा, तो रेफरेंस में उसको समझ गया मैं। नथी कर देता हूँ, उसको टैग। तो उसने कहा कि शंभू शिखर उस कवि का नाम है कि वो अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में निकले तो 1 किलोमीटर का एरिया नहीं होगा जहाँ पर उसको 2-4 लोग ना मिले। हर किलोमीटर पर उसको पहचानने वाले लोग मिलेंगे। और ये सच बात है, बहुत लोग मिलते हैं, और बस इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो जैसा मैं हूं वैसा ही मैं दिखता हूं और वैसा ही मैं दिखाता हूं। मैं पूरी दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप कैसे हैं ना, ये बाजार तय ना करे। आपको कैसा दिखना है ये सोसाइटी तय ना करे। आपको क्या होना है ये भी सोसाइटी न तय करे। आपको कैसा दिखना है, कैसा रहना है, क्या करना है, ये आप खुद तय करें। फिर दुनिया की ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। और मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप हैं वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। थैंक यू शंभू भैया, आपने इतना टाइम दिया। अपने टाइम कहाँ दिया, मैंने तो घड़ी भी नहीं पहनी। मैंने अपनी छुपा ली थी हाँ, तो तुमने टाइम कहाँ कि देखा? ये भी न ले जाओ आप। लेकिन आप जैसा शानदार तुमने इंसान, टाइम देखा, तुम्हारी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। खैर चलो। आप जैसा शानदार इंसान, बहुत कम लोग जीवन में इतने दिल खुश, शानदार, ऑनेस्ट तो विकल्प मिलते क्या हैं। है? ऑप्शन तो बताओ। मतलब फ्यूचर ऑप्शन नहीं। आप जी। आपने इतना टाइम निकाला, आप आए, उसके लिए थैंक यू। अरे आपने मुझे ऐसे लायक समझा कि मैं यहाँ आ सकूं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में, जुड़े रहिएगा मिशमैश के साथ। थैंक यू। थैंक यू। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो।